नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डेली करंट अफेयर के सेशंस हम लोग जो लाइव लेकर आते हैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज इस डेली करंट अफेयर के सीरीज़ में हमारा जो सेशन चलने वाला है वो ध्यान रखना कौन से तो बेसिकली हम इसमें आज के इस सेशन में जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 14 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कौन से? तो 14 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 14 जैन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इसमें लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एग्जाम्स नीति के नाम से है। तो अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे फैक्ट हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आप सबके सामने कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द 2023 एंड 24? तो यहाँ पे वो ये पूछ रहा है आपसे कि 2023 और 24 के लिए भारत की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो कितनी होने वाली है। तो भारत की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, ध्यान रखना, वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बताई गई है 6.6% और ये 2023 और 24 के लिए है। अगर हम लोग बात करें 2023 और 24 के लिए, तो अगर हम लोग बात करें जो भी हमारा 2022 और 23 का फाइनेंसिंग ईयर ये भी चल रहा है, 31 मार्च तक ये चलेगा, इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेक्ट की है वो 6.9% एक्सपेक्ट की है। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो इस ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस नामक की अपनी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों में विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। और इसके अनुसार इसकी रिपोर्ट ने यह बताया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में 6.9% की रहने वाली है। और अगर हम बात करें अपकमिंग फाइनेंसिंग ईयर वित्त वर्ष में, ये थोड़ी धीमी हो जाएगी और 6.6% पर ही जाकर रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा रिसेंटली? तो नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, एससी चरनिया। और ये आपके सामने इमेज है, एससी चरनिया को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया है नासा के लिए। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ एससी चरनिया जिसे अगर हम लोग समझे तो ये नियुक्त किया गया है क्या? तो एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट इसे अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? तो नासा का। ठीक है भाई, नासा का। चरनिया प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर प्रशासन बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। प्रमुख सलाहकार के रूप में ये कार्य करेंगे। इमेज मैंने आप सबके सामने यहाँ पे शेयर की हुई है चरनिया की। अगर हम लोग बात करें नासा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें कि भैया नासा किससे रिलेटेड, अगर हम लोग कुछ फैक्ट देखें तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नासा ये है क्या, नासा से संबंधित, तो ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें एक साइंटिफिक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप ध्यान रखना 29 जुलाई, नासा की बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई है। और अगर हम लोग बात करें नासा की तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष की कंपनी है। या ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत साइंटिस्ट कार्य करते हैं, जिसमें बहुत से भारतीय साइंटिस्ट भी काम करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके सामने है वो ये है,
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट अप्रूव द बिल प्रोवाइड 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स? तो वो राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के द्वारा उसके जो गवर्नर हैं उन्होंने हाल ही में इस बात की घोषणा की है, इस बात की पुष्टि की है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को वहां पे जॉब के लिए आरक्षण दिया जाएगा, और उनके लिए ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें 30% की सीट जो है वो रिजर्व रहने वाली है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा अनुमोदित विधेयक सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करता है। उत्तराखंड विधानसभा ने नवंबर 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए ये विधेयक पारित किया था, जिसके तहत विधेयक 2022 पारित किया गया। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। ठीक है, जिसके तहत यहाँ पे जो भी उत्तराखंड में वैकेंसीज निकलेंगी उसमें 30% जो है वो रिजर्वेशन होगा जस्ट फॉर फीमेल महिलाओं के लिए। ठीक है, अगर हम लोग उत्तराखंड से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी को समझने की कोशिश करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम लोग देखें उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड की राजधानी क्या है भाई? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड के राज्यपाल, तो ये आपने नाम यहाँ पे पढ़ ही लिया है। उसके राज्यपाल की बात की जाए, उसके गवर्नर की बात की जाए, तो उसके गवर्नर कौन है? तो उसके गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। ये उसके गवर्नर हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के सीएम उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई, पुष्कर सिंह धामी ये यहाँ के सीएम है। ठीक है, तो अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 में किया गया था। ये इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड राष्ट्रीय जनता दल लीडर passed away recently at the age of 75? That person name should be शरद यादव। उस पर्सन का नाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, शरद यादव की बात करें तो ये राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता थे और एक यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और 75 वर्ष की आयु में हम समझे तो इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी। 75 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव, जिनकी डेथ 75 वर्ष की आयु में हो गई है, उन्होंने कांग्रेस और कट्टर राजनीति प्रतिद्वंदी लालू यादव दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया था और बिहार में 2015 में विधानसभा चुनावों के बाद महागठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शरद यादव 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी और 1989 की वीपी सिंह सरकारों के कैबिनेट मंत्री में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो ये क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में आपसे पूछेगा ये जो शरद यादव है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये क्या थे? एक पॉलिटिशियन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बाजार उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में कहाँ पे बाजार उत्सव मनाए जाने की बात की गई है। तो आप ध्यान रखना, ये बाजार उत्सव मनाए जाने की बात कहाँ पे की गई है? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें बाजार उत्सव मनाने की जो घोषणा की गई है वो कहाँ पे की गई है? गांधीनगर में।
तो भाई आप समझना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाजार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गांधीनगर में बाजार उत्सव मनाने की घोषणा की गई थी। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत की पारंपरिक कृषि उपज बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के सार्थक परिणाम मिले हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये जो 2023 है, ध्यान रखना, वर्ष 2023, ये पूरा का पूरा 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में मनाया जाएगा, बाजार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस बात की घोषणा की गई है और इसी वजह से यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गांधीनगर कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखना, गुजरात में। गांधीनगर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, गुजरात में। गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट अगर हम लोग जान लें तो ध्यान रखना, गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये है कैपिटल, यानी राजधानी। राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और अगर बात करें यहाँ पे सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर। एंड अगर हम लोग बात करें गुजरात से रिलेटेड कुछ और फैक्ट की, गुजरात के जो गवर्नर हैं जिन्हें हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं, तो इसके गवर्नर कौन है? इनके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, देवव्रत, ठीक है भाई, तो देवव्रत। और आचार्य देवव्रत जो है वो इसके गवर्नर हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे समझें यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम का नाम अभी आपके सामने आया, भूपेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है भाई। और अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये कुछ फैक्ट है हमारे, ध्यान रखना, गुजरात से संबंधित। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इसका गवर्नर का नाम याद होना चाहिए, जो कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हम लोग जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ड्रोन कैमरा लॉन्च किया गया है। इस ड्रोन कैमरा का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखना, इसका नाम है ड्रोनी। ड्रोनी, इसका नाम क्या है? तो ड्रोनी, इसका नाम है ड्रोनी। और हाल ही में अगर हम लोग बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। ड्रोन का नाम उन्होंने ड्रोनी रखा है। ड्रोन का नाम उन्होंने ड्रोनी रखा है, जो एक क्वाड कॉपर कंज्यूमर कैमरा है। और अगर हम लोग बात करें, इसको चेन्नई के ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया। इसको चेन्नई के ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया। भारत में यह जो ड्रोन है, इसे कौन बना रहा है? भारत में बने इस ड्रोन को गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है। एरोस्पेस ने बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद वो इसके निवेशक भी हैं। यानी कि जिस कंपनी के द्वारा ये ड्रोन बनाया जा रहा है, ये उस कंपनी में महेंद्र सिंह धोनी एक निवेशक हैं और इस ड्रोन को इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा गरुड़ एरोस्पेस ब्रांड के एम्बेसडर होते के साथ साथ वो इसके निवेशक हैं और इसी वजह से इन्होंने इसे लॉन्च किया है। गरुड़ एरोस्पेस की बात की जाए तो ये ध्यान रखना, बहुत सस्ते दामों पर, या ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें बजट की कटौती करते हुए ड्रोन बनाने के लिए फेमस है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने जो ड्रोन लॉन्च किया था, उस ड्रोन का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या है? ड्रोनी। ड्रोनी। और ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हाल ही में कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अगर हम लोग बात करें कि भाई इसका सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, इसका
सीईओ अपॉइंट किसे किया गया है? तो रवि कुमार दास, जिसकी इमेज आप सबके सामने यहाँ पर है। तो ये जो रवि कुमार दास है, इन्हें हाल ही में कॉग्निजेंट का सीईओ अपॉइंट किया गया है। रवि कुमार दास एस ने कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में ब्रायन हॉम्ब्रीज की जगह ली है। और आईटी प्रमुख कॉग्निजेंट को ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार एस को तुरंत प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड सदस्य नियुक्त किया है। अगर हम लोग बात करें कि भैया ये कॉग्निजेंट क्या चीज़ है, कॉग्निजेंट एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है जो कि अमेरिका स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एक व्यापार तकनीक और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। तो बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मुख्यालय, ध्यान रखना, अमेरिका के न्यू जर्सी में है और यह टीनेक में है। ध्यान रखना, ये टेक्नोलॉजी में डील करता है बेसिकली। और अगर हम लोग बात करें, ये फॉर्च्यून कंपनी 2010 की लगातार 8 वर्षों से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। ठीक है भाई। और फोर्ब्स की इस 1000 लिस्ट में, ग्लोबल 2000 सूचियों में भी इसका स्थान देखा गया है। तो भाई अगर हम लोग बात करें, ये एक आईटी सेल की कंपनी है और इसी वजह से ध्यान रखना, अगर हम लोग देखें इनको, यानी एक इन्फोसिस के पूर्व सीईओ को इसमें अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट, अगर हम लोग बात करें सीईओ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर। एंड अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुकर का आयोजन किया है? कौन से राज्य ने हाल ही में कौन से राज्य ने वर्चुअल बुक्स का अरेंजमेंट किया है? तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली राज्य में, जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया, जिसके द्वारा ये घोषणा की गई, जिसके द्वारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इन्होंने ये मुहैया करवाया है स्कूल के बच्चों और स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ को वर्चुअल बुक्स की एक सीरीज अवेलेबल करवाई है, जिसमें कि वो बच्चे अपने पुस्तकालय में, अपने लाइब्रेरी में किस प्रकार की कौन सी बुक रखेंगे, ये चीज़ें वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसमें लगभग अगर हम लोग बात करें 8000 से ज़्यादा बुकें रिलीज़ की गई है। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारे जो बुक प्रिंटर्स हैं, वो उन्होंने अपनी बुक्स को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो भाई ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें दिल्ली के मनोज सिसोदिया के द्वारा, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, ये इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा निदेशालय के तहत स्कूलों में अपनी लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने के लिए वहाँ के बच्चों से, वहाँ के टीचरों से ही सजेशन लिया है, जो कि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हो गया है। ठीक है। तो भैया आप लोगों को ये चीज़, ये जो हम लोग सेशन डिस्कस कर रहे थे, भाई ये आज का सेशन था जिसमें हमने यहाँ पे चीज़ों को समझा। तो भाई आप ध्यान रखना, जाने से पहले आज के क्वेश्चन को आप समझ लें, ध्यान रखना। ठीक है भाई, उसके बाद ही जाना, उससे पहले आप निकल मत लेना। पहले आज के क्वेश्चन को आप लोग समझ लें, उसके बाद ही जाना, उससे पहले कोई भी जाने वाला नहीं है। तो आज का क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें कल के क्वेश्चन का, आपने जवाब जो दिया था, जिसने दिया था वो ठीक है, और वो आई थिंक ध्यान रखना। तो कल का क्वेश्चन क्या था? जातीय आधार पर किस राज्य ने जनगणना की है? तो वो जनगणना करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है भाई। और आज का क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है? तो अभी अगर हम लोग बात करें, हाल ही में किस देश के राजा कॉन्स्टेंटाइन, ये किस देश के राजा हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आपको ये बताना है ये किस देश के राजा हैं। ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने 14 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, सारे क्वेश्चंस देखे। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे जाने से पहले ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को आप एज अ टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम्स नीति के नाम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। कल के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। बाय बाय।